साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 4 बड़ी कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई कितनी बड़ी है अभी आपको समझ में आएगा। यह ममता के लिए अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा झटका है। सबसे बड़ा झटका इसलिए है दोस्तों क्योंकि उनका एक विधायक क्या बोलेंगे, उनका एक उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही हार गया। चुनाव लड़ने की नौबत नहीं आ रही है, खत्म हो गया, उम्मीदवारी ही खारिज हो गई। लेकिन ये तो एक झटका है दोस्तों, इसके अलावे भी 3 बड़े झटके हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जिसके प्रभाव बहुत बड़े हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब देखिए, ज्ञानेश कुमार को छेड़ने गए थे ना ये टीएमसी के लोग, यही करने गए थे ना, मतलब जोर से चीखना, चिल्लाना, धमकाना। कहां पे? दिल्ली में चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर में घुस करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को धमकाने गए थे। गजब हो गया दोस्तों। हम जानते हैं नई खबर क्या है, बिल्कुल ताजा तरीन खबर बता रहा हूं। ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में 75,000 लाठियां भेजी हैं। अभी आपको दिखाया था ना कि एकदम अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जो कश्मीर में इस्तेमाल होती है गाड़ियां, वो भेजा है। इस बार 75,000 लाठियां पूरा एकदम तेल पिरो करके। आखिर ये सब है क्या? आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट जय सिया राम दोस्तों यही लिखिए, क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री मोदी भी गजब रैली करके आए हैं, उसकी भी कुछ झलकियां दिखाऊंगा। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों, लाइक कर लीजिएगा, एक कमेंट तो करिएगा ही, शेयर भी कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स में बहुत ही अच्छी कहानी एक जस्टिस वर्मा को लेकर, कैसे उन्होंने सिस्टम को ठेंगा दिखा दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो उसी खबर को दिखाता हूं, वो 75,000 लाठियों वाली खबर। अब देखिए, चुनाव आयोग सिर्फ कहता नहीं है दोस्तों, ये चुनाव आयोग करता है। और करने की रफ्तार कैसी है, सिर्फ 2 खबर से अभी समझ में आ जाएगी। 4 तो कार्रवाई है। आप जानते हैं ना, अभी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर क्या किया था, वो पूरा वर्बेटिम भी है दोस्तों, अब तो आ गया है सामने। ये धमकाने गए थे। अब गजब है, समझ में नहीं आता ये टीएमसी वाले किस दुनिया में जीते हैं। अब क्या फैसला हुआ, क्यों हुआ, दोनों जानना जरूरी है। नई खबर यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व रणनीति बंगाल के लिए अपनाई है। और यह अभूतपूर्व रणनीति क्या है? केंद्रीय बलों के जवानों के लिए 75,000 लाठियों की व्यवस्था की गई है। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इनको 75,000 लाठियां भेजिए। अच्छा, क्यों भेजा, कैसे भेजा, यह जानना जरूरी है, क्योंकि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, इनके पास तो अत्याधुनिक हथियार होते हैं। आप जानते हैं, ये तो मोदी सरकार है ना भाई, एकदम अत्याधुनिक हथियार, बस चलाया और सामने वाला साफ, ऐसे हथियार हैं। लेकिन बंगाल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बंगाल में तो जो भीड़ है, जो टीएमसी के लोग हैं, जो डराते धमकाते हैं, उनको तो बस दिखाने से ही काम बन जाता है, और एक आध बार भांस दिया तो बस पूरा काम बन जाएगा। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये घर के शेर हैं, ये बाहर नहीं कुछ कर पाते हैं। अच्छा, क्यों लाया गया ये भी जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, 2021 में जब बंगाल में चुनाव हो रहा था ना, तो एक जगह है शीतल कुची, वहां की घटनाओं से सबक लेते हुए यह व्यवस्था की है कि इस बार किसी को छोड़ना नहीं है। अब जानते हैं ना वो ट्वीट जो चुनाव आयोग ने किया था, भय रहित, हिंसा रहित, तमाम तरीके से जो किया था। आपके मन में सवाल उठेगा कि वो शीतल कुची वाली घटना क्या है। दरअसल दोस्तों, ये उत्तर बंगाल का शीतल कुची विधानसभा है। 4था चरण का मतदान हो रहा था, 2021 की बात बता रहा हूं। अब उस समय तो ज्ञानेश कुमार थे नहीं, इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी। तो जो टीएमसी के कार्यकर्ता है ना, वो उग्र हो गए, और उग्र होते होते इस लेवल पे चले जाते हैं। भाई, इस बार तो आपने देखा कि जज को ही जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी।
जिंदा मारने की, लिंचिंग की व्यवस्था की गई थी। अब सोचिए, विजुअल आपने देखा होगा, तो सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ कैसे कैसे विजुअल हैं आप खुद जानते हैं। आखिरकार सेंट्रल फोर्सेस को इतना मतलब मजबूर कर दिया गया कि उनको गोलियां चलानी पड़ी और 4 लोगों की हत्या हो गई थी। यह मैं बता रहा हूं बूथ नंबर 126, और ममता बनर्जी ने उसका भी फायदा उठा लिया, लोगों की भावनाओं को भड़काती गई। तो अब यह उल्टा हो गया, आप कहे तो थे अच्छा काम करने के लिए और उल्टा कर दिया। इस बार चुनाव आयोग सतर्क है कि ना, पहले ये भड़काते हैं, फिर अगर कुछ हो गया तो उसमें सिंपैथी गेन करते हैं। इस बार नहीं, इस बार तो डंडे से काम चलेगा। 75,000 लाठियां, बड़ी खबर है ये। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, कहीं एक भी लाठी खरीदने बेचने की खबर नहीं आई। या बंगाल में 75,000 लाठियां, वो भी हमको लग रहा है तेल वेल पिरो करके भेज रहे होंगे। जरूर इस पे एक कमेंट कीजिएगा। पहली कार्रवाई है। दूसरी कार्रवाई ये पढ़िए, नो नोटिसेस फॉर कोड वायलेशन, इसी नाउ गोज फॉर एफआईआर स्ट्रेट। कोई नोटिस वोटिस नहीं, सीधे एफआईआर। एक फिल्म देखी थी हमने, मुझे ध्यान नहीं है, बहुत पुरानी है, कि कोई जज वकील नहीं, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला। यह फैसले वाली बात है। क्यों किया जा रहा है, क्या फैसला, दोनों चीजें समझिए। देखिए, 3 जगहों पर मतदान खत्म हो चुका है। असम, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी। सिर्फ एक जगह पे रीपोल की बात आई है, सिर्फ एक जगह पे। मैं तो जो विरोधी इकोसिस्टम के लोग हैं ना, असम में जाकर के कवरेज कर रहे थे, कैसी वोटिंग होती है, पैटर्न क्या है, गदगद हो गए। बोले हमने देखा ही नहीं, ये तो भाजपा राज में एक सेंट्रल फोर्सेस का कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा, सब शांति से लाइन में खड़े हैं। जो जिसके बारे में चाहता है बोलता है, यही लोकतंत्र है, यही उसकी खूबसूरती है। बंगाल में नहीं दिखेगा, करने ही नहीं देंगे प्रचार। अब पहले क्या होता था, चुनाव आयोग नोटिस भेजता था, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। इस बार चुनाव आयोग ने तय कर दिया दोस्तों, कोई नोटिस वोटिस नहीं। तो नोटिस में तो सारा समय लग जाता है, बहुत समय लग जाते हैं। इस बार चुनाव आयोग ने तय किया है दोस्तों कि अब नोटिस की जगह नियमों में बदलते हुए सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी, सीधे, कोई नोटिस वोटिस नहीं। आप बोलेंगे कैसे, तो इसका एक उदाहरण स्वरूप आपको बता देता हूं। यह एक्सपेरिमेंट कहां किया गया, असम में किया गया। आप जानते हैं ना, 7 अप्रैल को असम में एक रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने असम में मुख्यमंत्री की पत्नी पर फर्जी तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत करके फर्जी आरोप मढ़ दिए थे। कोई नोटिस गया क्या, कुछ नहीं गया, सीधे एफआईआर। तो यह बंगाल के लिए बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। क्यों है, चुनाव अधिकारियों ने साफ साफ बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में नोटिस जारी करने की जगह एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया गया, क्योंकि कम चरणों वाले चुनावों के कारण नोटिस जारी करने, जवाब मांगने और निर्णय लेने की समय सीमा इतनी लंबी है कि कुछ होता ही नहीं है, और ये लोग बच जाते हैं। अब नहीं बचेंगे, सीधे एफआईआर। ये दूसरी कार्रवाई। तीसरी बड़ी कार्रवाई, वोटिंग से पहले ही ममता बनर्जी को झटका लग गया। यह है तीसरी बड़ी कार्रवाई। कहां का है, जरा वो सुनिए। कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिनव भट्टाचार्य, उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है दोस्तों, रिटर्निंग ऑफिसर ने यह देखा कि ये जो उम्मीदवार है, नाम है अभिनव भट्टाचार्य, सीट है कृष्णनगर उत्तर विधानसभा। इनका राज्य सरकार के साथ एक बिजनेस एग्रीमेंट था, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का सेक्शन 9A है, उसके तहत यह नामांकन रद्द किया गया। अब अभिनव कह रहे हैं कि जो पार्टी कहेगी हम वही करेंगे। अरे करोगे क्या भाई, क्यों नहीं कर पाओगे, यह जानना जरूरी है दोस्तों। नियम क्या कहता है, जो इलेक्शन का रूल है उसके हिसाब से
अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर किसी सरकारी काम में शामिल है, सरकार के साथ बिजनेस इंटरेस्ट है, तो वो चुनाव लड़ नहीं सकता। यह नियम है। अब ममता बनर्जी ने इनको उतार दिया। एक शांतिपुर में जनसभा भी की थी, वहां कहा कि अभिनव भट्टाचार्य हमारा उम्मीदवार है, बहुत ही शानदार है, तारीफ की थी। इनको लग रहा था कि बस भर दो, कहीं ना कहीं से बाईपास होते हुए हो जाएगा चीजें। चुनाव आयोग ने धर लिया। अब टीएमसी एक सीट गंवा चुकी है, ढूंढ रही है कि कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। पता चल रहा है कि एक सज्जन है सोमनाथ दत्ता, उन्होंने नामांकन कर रखा है। अब इनको कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो हो सकता है किसी दूसरे को समर्थन दे या कोई व्यवस्था करे। तो ये एक तीसरा झटका है। इसी में जोड़ देता हूं दोस्तों कि जैसे ही इनके एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, ममता बनर्जी नया विक्टिम कार्ड खेलने लगी। कहने लगी मेरा भी रद्द करा रहे थे, हमने करने नहीं दिया, अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, चुनाव आयोग का काम है, सबकी डॉक्यूमेंट्स जांचेगा, जांचना ही है। मैं तो कल एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, जिसमें पोलिंग टीम जो होती है ना, जो चुनाव आयोग के अधिकारी एक हेलीकॉप्टर को रुकवा करके वो चेक कर रहे थे क्या है आपके पास सामान। मैंने जब ज्यादा देखा तो पता चला कि वो भाजपा के दिग्गज नेता अन्नामलाई, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, उनकी चेकिंग हो रही थी। अरे तो चुनाव आयोग का काम ही तो यही है। चौथी बड़ी कार्रवाई दोस्तों, यह भी गजब का है। ईडी ने भी पूरा मजा ले लिया है। आप जानते हैं ना, आईपैक में जब ईडी ने छापेमारी की थी तो ममता बनर्जी ने क्या किया था? वो खुद पहुंच गई, सारे दस्तावेज छीन लिए, सबूत नष्ट कर दिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती भी दिखाई थी। हालांकि अभी इसका कुछ फैसला आया नहीं है। अभी ईडी जो है दोस्तों, इनके पूर्व मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी, जानते हैं ना, शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला है। इनको भेजा 3 नोटिस कि आइए जरा आपसे पूछताछ करनी है, नहीं आए। आज जबरदस्त तरीके से छापेमारी हुई। एक तो पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और दूसरा स्थान प्रसन्न कुमार रॉय का कार्यालय है। अब आप सोचिए, अब क्या करेंगे आप? जाइए, रोकिए, जो सबूत छीनने छीनिए। अभी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बताता है दोस्तों कि समय भी पलटता है। समय पलटता है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता दोस्तों, इस बात को याद रखिए। तो 4 कार्रवाई है ना, मैंने तो अभी आपके इनके उम्मीदवार का दिखाया ना, मैं एक और उम्मीदवार का दिखाता हूं कैसे फंसी हुई है टीएमसी। ये है रास बिहारी से टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार। मैं जो 2 विंडो सोशल मीडिया से उठाकर दिखा रहा हूं, इसमें क्या है जरा देखिए, कितना बड़ा घपला है। यह जनाब 2021 में जब हलफनामा दाखिल किया तो इसने कहा कि यह 12वीं पास है, 1978 में 12वीं पास, और अभी 5 साल के बाद 2026 में इसने हलफनामा दाखिल किया है। अब इसके मुताबिक इसने 2021 में एमकॉम कर लिया और 2024 में एलएलबी भी पूरी हो गई। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपने 2021 में एमकॉम किया तो कम से कम 2 साल पहले तो आपने बीकॉम किया होगा ना, 2019 में। लेकिन जब 2021 में इन्होंने अपना हलफनामा दाखिल किया तो उसमें लिखा था कि सिर्फ 12वीं पास है। गजब का घपला है। देखिए ना, क्यों नहीं लिखा कि आप बीकॉम की डिग्री आपको मिल चुकी है? अच्छा, मजे की बात क्या है, जो डिग्री इनको मिली है ना, उस यूनिवर्सिटी का नाम है MATS यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, एक निजी संस्थान है। इस पर पहले भी आरोप लग चुके हैं, तो इस मामले में भी टीएमसी फंस रही है। लेकिन इधर दूसरी तरफ नजर डालिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। आज 3 रैलियां थी, मैं एक एक रैली देख रहा था। मैं बहुत विस्तार में इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जानते हैं इतनी भीड़, बर्धमान, जंगीपुर, दिनाजपुर, ऐसी भीड़ दोस्तों, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पूरा पंडाल भरा हुआ, बाहर का इलाका भरा हुआ, हर तरफ भारी भीड़। बल्कि मैं बर्धमान की बात बताऊं, जब इनका हेलीकॉप्टर उतरा तो जिस जगह हेलीकॉप्टर उतरा ना,
उस जगह पर भी हजारों लोगों की भीड़ थी। पंडाल तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब देखा तो वो आश्चर्य से भर गए। 11 बजे का समय था, काफी गर्मी थी। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो संदेश दिया लोगों को देख करके कि भैया हम अभी तो पहुंचे नहीं सभा स्थल में, इनको पता चल गया कि यहां हेलीकॉप्टर उतरेगा तो यहां इतनी भीड़ हो गई। वो छोटा हिस्सा आपको सुनाता हूं, आप देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे और मेरी है आज के दिन की पहली सभा, सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। धन्यवाद। देख रहे हैं ना दोस्त, आज प्रधानमंत्री मोदी ने ममता की एक और पोल खोल दी। आजकल ममता बनर्जी लोगों को बता रही हैं, जो मटुआ समुदाय के लोग हैं, देखा आपको मिली नहीं नागरिकता, देखा भाजपा ने ये कर दिया। अरे भाई जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मटुआ समुदाय के लिए ये जो कानून आया है वो लाया किसने? अरे इसी सरकार लेकर आई है। ये तो ये लोग विरोध कर रहे थे। और दूसरी बात, उन्होंने साफ साफ कहा कि जैसे ही बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी, नागरिकता देने का काम तीव्रता से शुरू किया जाएगा। बयान सुनाता हूं दोस्तों, सुनिए। तो आज वर्धमान की इस धरती से मैं मतुआ समाज, नाम शूद्र समाज, ऐसे सभी शरणार्थी परिवारों को भी एक गारंटी देने आया हूं। हमारे मतुआ, नाम शूद्र और सभी शरणार्थी परिवार, ये यहाँ टीएमसी के किसी नेता की कृपा से नहीं है। आप यहाँ भारत के संविधान के संरक्षण में है। मोदी ने सीएए का कानून बनाया ताकि मतुआ, नाम शूद्र और सभी शरणार्थियों को संविधान की गारंटी मिले। यहाँ बीजेपी सरकार बनते ही शरणार्थी परिवारजनों को सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज किया जाएगा। ये तो प्रधानमंत्री का हाल है। ममता का हाल क्या है ये भी बता देता हूं। भाई ममता को अपनी हार दिख रही है, और हार किस प्रकार से दिख रही है जरा उसका एक उदाहरण देता हूं। भवानीपुर में लड़ रही है ना, अब जानते हैं टीएमसी के लोग क्या कर रहे हैं? भवानीपुर में साधु संतों पर हमला कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। भवानीपुर में एक आश्रम है, अलग अलग जिलों से साधु संत पहुंचे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। दोपहर में आराम कर रहे थे। इसी वक्त तृणमूल कांग्रेस के पार्षद हैं असीम बसु पहुंचे और बदसलूकी शुरू कर दी। दोस्तों वीडियो था वहां सीसीटीवी का, साफ साफ दिख रहा है कि भाई साधु संत हिंदू धर्म से जुड़ा कुछ पर्चा बांट रहे थे। अचानक लोगों ने आकर रोक दिया, माने बदसलूकी की। ये तो पूरा का पूरा वायरल हो रहा है। खुद शुभेंदु अधिकारी हैं दोस्तों, उन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लिखा है। आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि किस तरीके से जो भगवा गेरुआ वस्त्र पहने हुए जो वस्त्रधारी साधु संत हैं, उसकी कॉलर पकड़ी गई, उन्हें धमकाया गया, डराया गया, मोबाइल छीन लिए, चोर बताकर आश्रम से बाहर खदेड़ दिया गया। इतना ही नहीं, पानी और बिजली की सप्लाई भी काट दी गई। अब सोचिए ये कैसा माहौल है। क्या करना चाहते हैं? क्या हिंदू अपने धर्म का, अपने सनातन संस्कृति का प्रचार भी नहीं कर सकते? ये वीडियो लोग जब देख रहे हैं ना, तो उनका गुस्सा भड़क रहा है। और ये बात कहीं और की नहीं है, भवानीपुर की है। आप आश्चर्य करेंगे। मान लीजिए ये प्रचार कर रहे हैं, तो भी क्या करेंगे आप मारपीट करेंगे, इसलिए कि ये साधु संत हैं, ये हिंदू हैं। अब ये भवानीपुर का मामला क्यों है दोस्तों, इस बात को भी समझिए।
भवानीपुर में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है ना, पहले फेज में 47,112 वोट कट गए थे। दूसरे फेज में भी एडजुडिकेशन में 14,152 नाम डाले गए, बाद में 3500 नाम और हट गए, यानी 50,612 लोगों के नाम कट गए। अब जरा अगर आप पिछला चुनाव देखिए 2021 का, तो पहले तो किसी और को खड़ा किया था इन्होंने, शोभनदेव चैटर्जी को। उनकी जीत का मार्जिन था 44, 64, 74, 30,000 से भी कम। और इस बार जब ममता चुनाव लड़ी तो यह भी 50,000 के करीब था। नाम तो 50,000 कट चुके हैं। इसका मतलब है कि ममता को समझ में आ रहा है कि अब भवानीपुर में भी दाल नहीं गलने वाली है। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में हराया, वैसे ही इस बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने वाले हैं। ये लिखी हुई लकीर बता रहा हूं दोस्तों, इस बार यह मामला ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया है और इसी फ्रस्ट्रेशन में तृणमूल कांग्रेस के लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या होगा आप देख लीजिए। चुनाव आयोग तो मेहनत कर रहा है दोस्तों, वो चाहता है कि कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई कमी ना रह जाए। और कोई कह रहा था कि इस बार ईवीएम बहुत खुश है, ईवीएम मशीन। पूछा क्यों भाई? बोला इस बार ब्लेम नहीं लगेगा हार का। तो किस पे लगेगा? बोला सर पे लगेगा, एसआईआर पर। ईवीएम मशीन बहुत खुश है। आप भी जरा एक कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या सोचते हैं। एक कमेंट तो कीजिएगा, जैसे आराम ही लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। साथ ही देखिए HB शॉर्ट्स, HB मेलोडी दोनों पर चीज़ें अपलोड हो रही हैं, कमेंट में भी पिंड कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।